नमस्कार साथियों, आज 11 अगस्त है। आज ही के दिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूम लिया था। दोस्तों, खुदीराम बोस कुछ बातों के लिए जाने जाते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। खुदीराम बोस, सबसे पहली बात कि सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को गले लगाने वाले, दूसरा मुजफ्फरपुर बमबारी। दोस्तों, ये जो उम्र है 18 वर्ष की, इस उम्र में अमूमन आप भी याद करिए, मैं भी याद करता हूँ कि लोग क्या करते हैं। हम सब या तो कॉलेज की खाक छान रहे होते हैं, या फिर अगर देखा जाए आज के ज़माने को देखकर तो कोई रील्स बना रहा होता है, कोई कहीं मस्त होता है, कोई फिल्म देखने जा रहा होता है। सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को देखिए आप, जिसने फांसी के फंदे को चूम लिया, खुदीराम बोस। यदि खुदीराम बोस की हम बात करें तो खुदीराम बोस का नाम जो खुदीराम पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल खुदीराम बोस का जो जन्म है वो त्रिलोकनाथ बोस के यहाँ पर बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो इससे पहले इनके जो 2 भाई थे वो समाप्त हो गए थे। कारण क्या था? वहाँ पर फैली हुई बीमारी। तब एक टोटके के अनुसार त्रिलोकनाथ बोस ने उनकी जो बहन थी उनको अपने ही बच्चे को 3 मुट्ठी चावल में बेच दिया था। चूँकि चावल को वहाँ पर खुदी कहा जाता था, इसीलिए उनका जो नाम था खुदीराम बोस पड़ा। बेचने का उद्देश्य ये था कि एक टोटका हो जाएगा जिससे खुदीराम बोस जो हैं उनको बीमारी नहीं छू सकेगी। ये कारण था कि खुदीराम बोस का जो नाम है वो खुदीराम पड़ा। इसके बाद खुदीराम बोस ज़्यादा दिनों तक अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सके। उनके जो माँ बाप हैं वो 6 वर्ष की उम्र में ही समाप्त हो जाते हैं। उनका जो लालन पालन है उनकी जो बड़ी बहन थी उन्होंने ही किया। इसके बाद 9वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद जो खुदीराम बोस हैं वो अनुशीलन समिति से जुड़ जाते हैं। यदि देखा जाए तो 1905 में हम सब जानते हैं कि जो बंगाल विभाजन है वो प्रभावी हो चुका था। इसके प्रभाव में आते ही देश में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी थी, बहुत सारे आंदोलन होने लगते। इन्हीं आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण था स्वदेशी आंदोलन। ये वही आंदोलन है जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है कि उस समय विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी, विदेशी कार्यों की अवहेलना की जाती थी, विदेशी जो दफ्तर थे उनमें आदमी लोग जाया नहीं करते थे। टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अंग्रेज लोग जो थे उनकी चलाई हुई किसी भी नीति का विरोध हुआ करता था। कब? बंगाल विभाजन के बाद। इसी बीच खुदीराम बोस ने अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। अनुशीलन समिति क्या थी? बंगाल में ये एक अनुशीलन समिति बंगाल में एक क्रांतिकारी संस्था थी। उस क्रांतिकारी संस्था में यदि देखा जाए तो वो लोग निशाना अंग्रेजी अफसरों को बनाया करते थे, या फिर अंग्रेजों के साथ में भारतीय क्रांतिकारियों की जो मुखबिर किया करते थे उनको निशाना बनाया करते थे। इसी के तहत अगर देखा जाए, जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगीं तो वहीं पर कहाँ का? बंगाल का एक सेशन जज था। बंगाल में जो मेदिनीपुर है वहाँ का एक सेशन जज था जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। डगलस किंग्सफोर्ड की जो एक तरीके से जो नीति थी वो बहुत ही क्रूर नीति थी। वो क्या करता था कि जो छोटे से छोटा क्रांतिकारी भी है, यदि उसने छोटा सा छोटा भी कोई गुनाह किया हुआ है तो 15 कोड़ों से कम की सजा नहीं देता था। बड़ी बड़ी तो उसने ना जाने कितनी सजाएं दी थी। इस बात से अनुशीलन समिति और उसके जो क्रांतिकारी हैं वो सभी दुखित थे, और उन लोगों ने प्लान बनाया कि डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या होनी चाहिए। इस हत्या को करने के लिए जो अनुशीलन समिति है उन्होंने खुदीराम बोस को चुना। कारण ये था कि खुदीराम बोस की जो उम्र थी वो कम थी। इसके बाद योजनाएं बन जाती हैं। योजना बन जाने के बाद में जब डगलस किंग्सफोर्ड अपने ऑफिस में होते हैं तो उसी समय उनके पास में एक किताब में बम रख कर दिया जाता है। पर डगलस किंग्सफोर्ड की जो किस्मत है वो अच्छी थी और उसने किताब को खोला ही नहीं। तब ये जो एक प्रयास है जो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया असफल हो जाता है। इसी बीच इस किंग्सफोर्ड की जो ट्रांसफ़र है वो हो जाता है बिहार के मुजफ्फरपुर। लेकिन जो क्रांतिकारियों ने मन में सोचा था कि इसकी हत्या करनी है तो करनी है, तब उन लोगों ने विचार किया कि इसको मुजफ्फरपुर में जाकर ही मारा जाएगा। तब इस कार्य के लिए खुदीराम बोस साथ में प्रफुल्ल चाकी को चुना जाता है। ये दोनों के दोनों बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में जाते हैं। जाने के बाद वहाँ एक किराए का मकान लेते हैं, और जहाँ ये किराए का मकान लेते हैं वहाँ का मकान मालिक बंगाल का ही जमींदार था, जिससे कि बंगाल के जमींदार के यहाँ पर रहने से कोई इन पर शक भी नहीं कर सकता था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम था किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का पता लगाना, ताकि आराम से उसकी हत्या की जा सके। इसके बाद 30 अप्रैल का वो समय आता है जब किंग्सफोर्ड जो है वो किंग्सफोर्ड एक क्लब था, उस क्लब में ताश खेलने जाया करते थे।
उसमें साथ साथ में उनके बहुत ही महत्वपूर्ण जो दोस्त थे वो भी ताश खेलने जाया करते थे। जिस दिन ये घटना होनी थी उसी दिन इनके साथ में इनका एक जो दोस्त था जिसका नाम था बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी, उनका परिवार भी यानी कि उनकी पत्नी और उनके बच्चे, ये दोनों जन वहीं पर ताश खेल रहे थे। ताश खेलने के बाद जब वो लोग ताश खेल लेते हैं तो वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। जब वो वहाँ से उनकी प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और वाइफ जब पहली ही बग्गी में बैठ जाती हैं और वो जो बग्गी होती है वो किंग्सफोर्ड की होती है, चूँकि बाहर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों ही घात लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बग्गी आती है खुदीराम बोस दौड़ कर जाते हैं और उसके ऊपर बम फेंक देते हैं। बम का धमाका होता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहाँ से निकल जाते हैं और उनके मन में ये है कि हमने किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी। और जैसे ही ये बम गिरता है दोस्तों, पूरे के पूरे बिहार में मुजफ्फरनगर में एक तरीके से ये वाली बात फैल गई कि किन्हीं दो व्यक्तियों ने या किन्हीं दो लड़कों ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन मर कौन गया? प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और वाइफ, किंग्सफोर्ड बच गए। जब ये खबर खुदीराम बोस को लगती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि हम किसी और को मारने गए थे पर उसमें कोई और मारा गया। हालांकि इसके बाद पुलिस चारों तरफ से चौकन्ना हो जाती है और चारों तरफ इनकी खोजबीन जो है वो चालू हो जाती है। जब खोजबीन चालू हो जाती है तो दोनों तय करते हैं कि हम अलग अलग रास्ते से अपने मेदिनीपुर लौटेंगे और होता भी यही है। अंततः दोनों जन अलग अलग रास्ते से मेदिनीपुर जाने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल चाकी एक ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में बैठ जाने के बाद में ट्रेन में ही जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं उनके सामने एक दरोगा भी बैठा हुआ है। जब दरोगा ने उनको देखा तो वो नए कपड़े वगैरह पहने हुए थे तो दरोगा को कहीं ना कहीं शक हो गया। तब दरोगा ने आगे वाली चौकी में ये बातें बता दी और आगे जाकर प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी जब गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तारी के दौरान ही वो सिपाही पर अपनी बंदूक से फायर भी करते हैं, लेकिन अंततः वो पकड़े ही जाते हैं। तब प्रफुल्ल चाकी अपने आप में गोली मार लेते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस भी पकड़े जाते हैं। जब खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं तो तारीख आती है 13 जून 1908। 13 जून 1908 को जज के सामने खुदीराम बोस को पेश किया गया और इन दोनों के बीच में किसके खुदीराम बोस और जो जज हैं इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ दोस्तों, वो संवाद एक तरीके से उस समय पर क्रांतिकारियों की भावना बन गया। क्रांतिकारियों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की वो आवाज़ बन गया। उस संवाद को मैं बताऊंगा। होता क्या है कि जो जज है वो जज सज़ा सुना देते हैं कि आपको फांसी दे दी गई है। ठीक, अब फांसी दे देने के बाद जज बोलते हैं खुदीराम बोस से, क्या जो हमने फैसला आपको सुनाया है आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तब खुदीराम बोस बोलते हैं कि हाँ, मैं इसको अच्छे से समझ गया हूँ और मैं इसको समझ पा रहा हूँ। जब इन जज के और खुदीराम बोस के बीच में संवाद होता है, वो संवाद दोस्तों काफ़ी समय तक लोकप्रिय रहा। उस संवाद में होता क्या है कि जब जज खुदीराम बोस से बोलते हैं कि तुम क्या इस बात को समझ पा रहे हो, तब खुदीराम बोस बोलते हैं हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जज कहते हैं कि मेरे पास इसके लिए कोई वक्त नहीं है। तब खुदीराम बोलते हैं मैं चाहता हूं कि मैं आपको बम बनाना सिखा दूं। तो जज बोलते हैं ऐसा क्यों? कि मैं यदि आपको बम बनाना सिखाऊंगा तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रेस और मीडिया खड़ी हुई है, ये बम को पेपर में छाप देगी और फिर भारत के हर एक घर में बम बनना चालू हो जाएगा और बहरे अंग्रेज हर बार इसको सुनते रहेंगे। तो इस तरीके थे हमारे खुदीराम बोस कि जज ने फांसी की सज़ा सुना दी है और वो जज को ही बम बनाना सिखा रहे हैं। इसके बाद समय तय हो जाता है। 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे उन्हें फांसी दे दी जाएगी। अंततः 11 अगस्त का दिन आता है। इसके बाद एक और जो घटना उनके साथ में घटी है वो देखिए। वो घटना बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है। उसमें होता क्या है, जेलर पहुंचते हैं खुदीराम बोस के पास में। जेलर कहते हैं कि भैया आज आपको फांसी दे दी जाएगी, बताइए आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? तो खुदीराम बोस बोलते हैं हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, मुझे आम खाने के लिए दिए जाएं। तो जेलर उनके पास में आम पहुंचा देते हैं। कुछ देर बाद जब जेलर उनके पास में आते हैं तो खुदीराम बोस को देखते हैं कि आम तो वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। तो जब आम को देखा उन्होंने तो फिर जेलर ने पूछा खुदीराम से कि आपको जब आम नहीं खाने थे तो आपने क्यों मंगवाए? तो उन्होंने कहा आम तो मैंने खा लिए, आप देख नहीं पाए अच्छे से। तो उन आमों को इतने अच्छे से उन्होंने खाया था कि गुठली उनके अंदर रख दी, छिलका उनके ऊपर रख दिया और अंदर का जितना भी गूदा था वो पूरा का पूरा खा लिया था। तो ये देखकर जैसे ही जो जेलर है उन्होंने देखा, खुदीराम बोस खिलखिलाकर हंस पड़े। ये घटना हमें ये बताती है दोस्तों कि उस जो खुदीराम बोस हैं उनके मन के अंदर कितना निर्भय था, कितने निडर थे कि मालूम है कि आज मुझे फांसी होने वाली है, फिर भी वो जेलर के साथ में मजाक कर रहे हैं। तो
तो इस तरीके के थे खुदीराम बोस। फिर 11 अगस्त को उनको फांसी दे दी जाती है दोस्तों। उनकी फांसी के बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो आंदोलन और तीव्र हो जाते हैं। उनको एक नई दिशा मिल जाती है। लोगों को लगने लगा कि जब 18 साल का एक बालक किसी की हत्या कहीं जाकर कर सकता है, वो भी अंग्रेजों की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन को एक बहुत ही अच्छी गति मिली। उस समय पर जो रियल हीरो थे खुदीराम बोस, सभी के रियल हीरो बन चुके थे। खुदीराम बोस का नाम इस कदर था कि जो वहाँ का युवाओं थे, जो अपना गमछा डालते थे, जो धोती पहनते थे, जो टोपी वगैरह लगाते थे, उन सब में खुदीराम बोस लिखा हुआ होता था। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी थी वो खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि पर मैंने आप लोगों को बताई। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम क्या है, पर्दे के हीरो को बहुत मानते हैं। देखिए दोस्तों, मानिए वो एक अच्छी बात है, आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग मानिए, सभी को अच्छे लगते हैं, सभी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो पर्दे के हीरो हैं उनको समझिए और जो रियल लाइफ के हीरो हैं उनको समझिए। ये जो क्रांतिकारी हैं दोस्तों, ये रियल लाइफ के हीरो हैं। इन्होंने रियल में उस तरीके से किया है। और जो पर्दे के हीरो होते हैं वो जो करते हैं वो रियल नहीं होता दोस्तों। लेकिन भारत की ये एक तरीके से देखा जाए तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको आज हम भूल चुके हैं और जो हीरो हैं उनको हम याद करते रहते हैं। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है दोस्तों कि हमें अपने क्रांतिकारियों को, उनकी शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। शत शत नमन है एक बार फिर से खुदीराम बोस को। नमस्कार, जय हिंद।